Guys, welcome back to welcome back to SQL series. So what we already covered, you can see check in the playlist जहाँ पे हमने SQL introduction, understanding database, create database, data types, primary key, foreign keys and all keys in SQL हमने already cover कर लिए. तो today we will talk about constraints. Okay. So constraints कितने important है life में और SQL में. Today we will see that. Okay. So देखो सबसे पहले एक को ये मैं चीज़ बताऊँ कि प्लेलिस्ट अगर फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अदर देन दिस मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ जिसमें आप एसक्यूएल को सीख सकते हो, समझ सकते हो, जिसमें व्यूज एंड एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेश्चंस, ठीक है। एंड लेट मी नो इफ यू गाइस वांट लाइक कंप्लीट एसक्यूएल 50 क्वेश्चंस ऑफ लीड कोड। इसकी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज कमेंट में लीड कोड एसक्यूएल लिख दो, सो आई विल स्टार्ट एट लीड कोड सीरीज एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। अच्छा, हमने ऑलरेडी क्या क्या कवर कर लिया, वो देख लेते हैं। देखो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑलरेडी डन है, इंट्रोडक्शन डन है, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है कंस्ट्रेंट्स। सो इस वीडियो में कंस्ट्रेंट्स कंप्लीट करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें हम इंसर्ट, अपडेट, डेट देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स? SQL constraints are used to specify rules of data for data in a table. ओके, मतलब आप जो भी डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट करते हो उसके लिए अगर आपको कुछ रूल्स डिफाइन करने हैं, भाई देखो एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स में मैंने रूल डिफाइन कर दिए हैं कि नहीं नहीं यार, केवल इसमें पेंसिल सी रखी जाएंगी, या फिर केवल इसमें मोबाइल कवर सी रखे जाएंगे, या मोबाइल सी रखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई इसमें हाथी डाल दिया आपने, ठीक है। जैसे फ्रिज होता है ना, फ्रिज के अंदर कंस्ट्रेंट्स होता है कि केवल आप वही चीज रखोगे जो आपको कूल करनी है या फिर उसको स्टोर करके रखना है, परसिस्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गरम-गरम कढ़ाई की दाल रख दी आपने उसके अंदर, राइट? तो वो पॉसिबल वो नहीं रखनी चाहिए। सो दिस इज़ द कंस्ट्रेंट्स टू फॉलो इन एसक्यूएल, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जैसे हम कभी कोई बैकएंड बनाते हैं, राइट? हम फ्रंट एंड बनाते हैं तो हम फॉर्म के अंदर कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए, राइट? और नेम ऐसा होना चाहिए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। सेम लाइक कंस्ट्रेंट्स, बस इसमें फ़ायदा ये है कि आपका डेटाबेस उस वैल्यू को, उस डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जो आप मना करते हो कि भाई ये नहीं जाना चाहिए इस कॉलम के अंदर। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे ये रहने देते हैं, एक एक स्टूडेंट का डेटाबेस समझते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट्स है, मतलब एक कॉलेज का डेटाबेस में स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब स्टूडेंट में की मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये मैंने बना के रखा था, उसी को बता देता हूँ मैं। एक स्टूडेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसकी एक आईडी होगी, ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक आईडी, ठीक है, जिससे हम उस स्टूडेंट को फाइंड कर पाएँ। ये नहीं कि रमेश बुलाया आपने, 4 रमेश आ गए, तो आप रोल नंबर से बुलाओगे, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, लाइक अटेंडेंस होती थी जो, ठीक है। प्रॉक्सी भी मारी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर जो कि नॉट नल है एंड यूनिक है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको कीज़ वगैरह बताई थी, यूनिक यूनिक की एंड ऑल दैट, ठीक है। वही है, उस टाइप से ही है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी ली है, प्राइमरी की भूल जाओ, प्राइमरी की इज़ आल्सो काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट। तो स्टूडेंट आईडी आपका यूनिक आइडेंटिफायर है। सेकंड, नेम नॉट नल, ये भी एक कंस्ट्रेंट है कि भाई डेटा नेम जो जाना चाहिए वो नॉट नल होना चाहिए। कोई भी, जैसे मान के चलो कोई रिकॉर्ड ऐड हुआ, स्टूडेंट आईडी तो एंटर हो गई पर उसका नाम ही नहीं लिया आपने, स्टूडेंट का नाम क्या है? सबसे बड़ा खुलासा कि स्टूडेंट का नाम ही नहीं है, ठीक है। सेकंड, एक है यूनिक कंस्ट्रेंट व्हिच इज ईमेल। तो ईमेल शुड बी यूनिक। नेम कैन नॉट बी यूनिक, भाई मेरा नाम करेंगे है और 50 लोगों का नाम करेंगे हो सकता है, और भी लोग हैं जिनका नाम लाइक रमेश, सुरेश, दिनेश कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रीता, सीता, गीता, ठीक है। तो नेम यूनिक नहीं कर सकते, बट हाँ ईमेल आईडी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। और ईमेल आईडी यूनिक ही होती है भाई। तो आपने डेटाबेस में कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई ईमेल आईडी यूनिक ही जानी चाहिए। अगर कोई भी डुप्लीकेट ईमेल ऐड होगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ, तो वो आपको रिटर्न कर देगा कि भाई ये ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। सेम एज। अब एक होता है चेक कंस्ट्रेंट, ये तो हो गया यूनिक। एक होता है चेक कंस्ट्रेंट, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चेक कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि आप चेक कर रहे हो कि भाई इसी टाइप का डेटा जाना चाहिए, इस टाइप का ही डेटा मेरे को चाहिए, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कोई वैल्यू आपने दिया हो, क्रिएट कंडीशनल कि हाँ ये वैल्यू जानी चाहिए, वो वैल्यू नहीं जाना चाहिए, उस टाइप से, ठीक है। सेम, अगर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए भी कंस्ट्रेंट होते हैं। तो ये कुछ टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए एसक्यूएल में। और देखो भाई 95% लोगों को कंस्ट्रेंट नहीं पता होते, केवल ये पता होता है प्राइमरी की, फॉरेन की, बस। उसके अलावा दूसरा नहीं पता होता, तो यू शुड नो दैट। ओके, ओके। और ये बैटमैन और रॉबिन का इसलिए फोटो लगाया है कि भाई नहीं जाएगा डेटा, हटा, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, नॉट नल, इंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट, चलो इससे नहीं, इससे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। ओके, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करते चलते हैं हैंड टू हैंड। ये मैंने अपना माइस्क्यूएल वर्कबेंच खोला, और अगर आपको पता नहीं है कि माइस्क्यूएल वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इसमें जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ये रहा अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड माइस्क्यूएल सर्वर।
ओके, सो अभी इसको बाद में देखेंगे। तो एज यू रिमेंबर वी हैव स्टोर एंड स्कूल डेटाबेस। तो यहाँ पे देखो मैंने स्टूडेंट करा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कूल डॉट स्टूडेंट इन्फो, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए। ओके, तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, ये सारे डीएमएल वो डीडीएल ऑपरेशन है, ठीक है, रिमेंबर, क्योंकि हम डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो कहाँ गया अपना कैनवा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो क्रिएट टेबल और एम्प्लॉयज़, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले नॉट नल डिफाइन किया है कि भाई एम्प्लॉय आईडी नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं देखो यार प्रैक्टिस करने की वैसे दिखाने की जरूरत है नहीं, मैंने डेफिनेशन वाइज भी बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करके चलो ज़्यादा बेटर है। एंड कमेंट मी डाउन कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कि अगर आपको केवल डेफिनेशन समझनी है और प्रैक्टिकल भी साथ में करना है तो किस तरीके से करना है। ओके, तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़ स्कूल डेटाबेस, ठीक है। एज यू रिमेंबर ऑल कि इस यूज़ का क्या यूज़ होता है, नहीं है तो भाई लेक्चर देखो, परेशान ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी एसक्यूएल लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने की पेस्ट क्रिएट टेबल ऑल यू नो एम्प्लॉइज नाम से एम्प्लॉय आईडी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है नॉट नल, एंड देन फर्स्ट नेम इज ऑल्सो नॉट नल, और लास्ट नेम चल सकता है। तो देखो ये कैसे काम करता है, मैंने उसको एंटर किया, इसको ऊपर करता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो हमारा एम्प्लॉयज क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक काम करूंगा भाई, यहाँ पे मैं करूंगा इसको रिफ्रेश से पहले, और यहाँ पे एम्प्लॉयज आ गया। अब मैं इसमें इंसर्ट इनटू की कमांड चलाऊंगा, अब मैं इसको एंटर करूंगा, ठीक है। मैंने इसको रन किया, इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। डेटा सिलेक्ट करके देखना मेरे भाई, एक कमांड और है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अभी कंफ्यूज मत होना, नेक्स्ट लेक्चर इसी का आने वाला है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, एज यू कैन सी मेरे पास डेटा आ गया। अब बात करते हैं अपने नॉट नल कंस्ट्रेंट की, हमने लगाया तो भाई मतलब क्या है उसका। अच्छा हाँ, एक डेटाबेस स्ट्रक्चर और है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आपको देखना है कि कंस्ट्रेंट कहाँ से लगा हुआ है, कैसे कैसे लगा हुआ है, ठीक है। टेबल इंस्पेक्टर, तो देखो यहाँ पे ट्रिगर्स कॉलम्स, देखो कॉलम में जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा नलेबल नो, ये नलेबल है यस, ठीक है। इससे पता चल सकता है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे डेटा नहीं एंटर किया, ठीक है, मैंने ब्लैंक कर दिया, ब्लैंक भी चला जाएगा वैसे। मैं इसको डायरेक्ट डालता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी उड़ा देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी नहीं नेम उड़ा देता हूँ, अभी फर्क पता चलेगा। तो देखो मैं एम्प्लॉय आईडी ऐड कर रहा हूँ 2, ठीक है, और लास्ट नेम एंड कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको करूँगा एंटर, मैं रन किया, तो देखो कंस्ट्रेंट का इशू आ गया, फील्ड फर्स्ट नेम डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू और इट कैन नॉट बी नॉट नल। तो मैंने कॉपी रो कर लेता हूँ पूरा, और मैं इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट करता हूँ, ठीक है। डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब भाई कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है और आपकी नल वैल्यूज एंटर नहीं हो सकती। अब एक बार मैं इसको पूरे नाम के साथ डालता हूँ कि भाई मैंने अगर यहाँ पे सीधा नल भी एंटर कर दिया, ठीक है। तब मैं चला के देखता हूँ इसको एम्प्लॉय आईडी के लिए, तो आप देख सकते हो फिर से एक एरर आ गया, एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी नल, ठीक है, नल वैल्यूज नहीं एंटर हो सकती। सेम फर्स्ट नेम के लिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी, ठीक है, बट नेम हटा दिया, नेम नल कर दिया मैंने, तो क्या ये एंटर होगा, ऑफ कोर्स ये भी एंटर नहीं होगा। सो दिस इज अ नॉट नल थिंग, ठीक है। कंस्ट्रेंट देखते हैं अपना अब यूनिक। ओके, तो यूनिक मैंने पहले भी वीडियो बताया था, इंश्योर ऑल वैल्यूज इन कॉलम्स आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे हम कस्टमर नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें मैंने कस्टमर आईडी यूनिक डाली है और ईमेल आईडी भी यूनिक डाली है। तो मैं इसको एक बार एंटर करूंगा, देखो इंसर्ट टेबल हो गई। अब यहाँ पे मुझे करना है इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी ऐड करूंगा 1, ओके, एंड ईमेल आईडी ऐड करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो डेटा इंसर्ट हो गया कस्टमर में। मैं एक बार सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स सेमीकोलन, डेटा आ गया। अब क्या मैं इस रिकॉर्ड को दोबारा एंटर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट एंट्री वाला कंस्ट्रेंट आ जाएगा कि भाई डुप्लीकेट एंट्री करी है आपने, और डुप्लीकेट एंट्री अगर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो दिस इज द वे टू यूज यूनिक, एंड यूनिक के साथ साथ आप नॉट नल भी यूज कर सकते हो, जिससे वो नल वैल्यूज भी नहीं जाएगी, क्योंकि देखो नल वैल्यू अभी अलाउ करेगा ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि क्या यूनिक कंस्टेंट नल वैल्यूज अलाउ करता है, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं मेरे भाई बहुत बार। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या यूनिक कंस्टेंट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, नहीं करता, राइट। बट क्या नल वैल्यूज डुप्लीकेट अलाउ करता है, हाँ। ये नल वैल्यूज मल्टीपल आप इसमें ऐड कर सकते हो विद द यूनिक कंस्टेंट, अगर यूनिक कंस्टेंट आपका है, ठीक है, तो आप मल्टीपल वैल्यूज इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने एंटर किया, एक और एंटर हो गया। अब मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे पास मल्टीपल कस्टमर आईडी नल आ नहीं है, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात है। यूनिक कंस्ट्रेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारे पास है कंस्ट्रेंट यूनिक के बाद है हमारा पास चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है कंस्ट्रेंट की, नॉट नल यूनिक। अब बात करते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की।
प्राइमरी की एंड फॉरेन की इसके जस्ट जो पीछे वीडियो थी वो मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया है, और भाई देखो लेक्चर लंबा नहीं करते हैं, उसको जाके देख लेना एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर कंस्ट्रेंट क्या बचा, चेक, डिफॉल्ट और क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। तो हम चेक सबसे पहले लिखते हैं चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है मेरे भाई, इंश्योर दैट वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। देखो चेक का मतलब भाई चेक कर रहे हो तो मतलब कंडीशन लगाई हो तब तो चेक करोगे, किसी की एज एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, या वोटिंग लिस्ट में टेबल आप ऐड कर रहे हो, सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं बेसिक, कि वोटिंग लिस्ट का एग्जांपल है जिसमें 18 प्लस ही लोग वोट डाल सकते हैं, तो आप वोट डालने वाली जो टेबल है उसमें केवल 18 प्लस लोग लेके चलोगे। पहला एक कंस्टेंट है कि एक स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है। उस स्टूडेंट की टेबल है जिसके अंदर केवल 5 से ऊपर के ही चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने वो कंस्ट्रेंट लगा दी कि कम एज वाला बंदा कोई ना आ जाए, या कोई एंटर ना कर दे गलती से, किसी की गलत एज भी एंटर ना कर दे, ठीक है। तो एक बार इसको लेके चलते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रोडक्ट की टेबल ली है, उसमें प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की ऐड किया है, प्राइस मैंने ऐड किया है डेसिमल में, और चेक किया है प्राइस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई कोई 0 वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं आ सकता ना। अब मान चलो किसी ने अमेज़न के अंदर किसी ने एक प्रोडक्ट टेबल के अंदर 0 वाला प्रोडक्ट ऐड कर दिया, उसकी तो सेल मच जाएगी, क्योंकि भाई वहाँ तो 0 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही एक चेक और है इसमें कि स्टॉक इसका 0 से ज़्यादा होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड करो तो इसका स्टॉक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, कभी भी उसका कम स्टॉक कम नहीं होना चाहिए। माइनस में जाएगा वो अलग सिनेरियो है, लेकिन अभी हम जब स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं डेटाबेस का डीडीएल ऑपरेशन, तो हमें चेक हमने डिफाइन कर दी, प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए, वो कम एंटर या अपडेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं एक बार को चलाता हूँ, तो अभी तो टेबल इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं करूँगा इंसर्ट टेबल के अंदर, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। भाई लाइक सब्सक्राइब करते चलना, लाइक सब्सक्राइब में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा किसी भी तरीके की, ठीक है। हम्म, तो देखो मैंने यहाँ पे स्कूल ले लिया, स्कूल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट आईडी और प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, देखो प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है तो ऑफ कोर्स सी बात है यूनिक भी होगी और नॉट नल भी होगी, राइट, इंटीजर है। अब मैं प्राइस ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे सबसे पहले 100, ठीक है, और सेम और 100.0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं हम। और यहाँ पे स्टॉक में ऐड कर देता हूँ 10, ठीक है, 10 नहीं 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट हो गया, वन रो इफेक्टेड, मैं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि अभी मेरा कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं किया है, ठीक है। प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट आ गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मैंने प्राइस ऐड कर दिया 0, ठीक है। तो मैं इसको एक बार एंटर करता हूँ। पहली बात तो नॉर्मल का प्राइमरी की का कंस्टेंट आ जाएगा, तो मैंने की चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे इन्हें कंस्टेंट बोल दिया भाई कि प्रोडक्ट चेक 1, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ गया कि चेक कंस्टेंट प्रोडक्ट चेक 1 इज वायलेट, फर्स्ट कंस्टेंट इज वायलेट, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है, मैंने प्राइस दे दिया 10 रुपये, ठीक। अब मैंने अगर यहाँ पे स्टॉक अगर 0 दे दिया या -1 दे दिया, ठीक है, तो मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा, एक बार और दे देगा। अब इस बार आया है चेक 2 कि भाई कंस्टेंट जो है दूसरा वो वायलेट हुआ है। बताएगा नहीं कौन सा कंस्टेंट वायलेट हुआ है, लेकिन हाँ दूसरा वायलेट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन ऐड कंस्टेंट एंड यू कैन यूज कंस्टेंट इन योर टेबल। और भाई कसम खा लो कि कोई भी आप टेबल बनाओगे ना, उसमें कंस्टेंट लगाना भूलोगे नहीं किसी भी कंडीशन, प्राइमरी की फॉरेन की सब लगाते हैं, तुम लोग कंस्टेंट लगाओगे चेक कंस्टेंट भी, ठीक है। ओके, सो डिफॉल्ट कंस्टेंट देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्टेंट मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। देन यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्डर्स का नाम से मैंने एक टेबल लिया है, ठीक है, एंड यहाँ मैं ऑर्डर आईडी प्राइमरी की डिफाइन कर रहा हूँ। और डेट आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट को डिफॉल्ट करंट डेट पास कर दिया है। सपोज आपको बैकएंड से डेटा आ रहा है, ठीक है, बट आप चाहते हो कि अगर बैकएंड से डेटा ना आए, कोई भी कॉलम कुछ एम्प्टी रह रहा हो या फिर कोई स्टेटस हो या कुछ भी हो, तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो वो आप डिफॉल्ट कॉलम से डिफाइन कर सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, मैं अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती हैं डिफॉल्ट में, वो होती हैं डेट्स, जिसमें आप अपना रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, एंड अपडेट कर रहे हो मीन्स। एंड सेकंड, अगर आपको स्टेटस वगैरह ले रहे हो तो स्टेटस में बाय डिफॉल्ट जब एंट्री होती है तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, ओके। ये बैकएंड डेवलपर भी डिफाइन करता है, बट हाँ आप अपने डेटाबेस में डिफाइन करके चलोगे तो आपका डेटाबेस बढ़िया बना रहेगा, तो ये इसमें कोई भी गलत वैल्यू या फिर इनडेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अभी तो इनम भी होता है, इनम मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जिससे इनम से क्या होता है, केवल वही वैल्यूज एंटर हो सकती हैं जो आपने इनम में डिफाइन की हुई हैं, अलग से कोई वैल्यू एंटर नहीं होगी। सो दिस इज ऑर्डर टेबल। यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट में डेट डिफॉल्ट डिफाइन की है, करंट डेट की, जब भी कोई भी ऑर्डर प्लेस हो तो करंट डेट चली जाए। एंड इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस वेयर केयर में डाला मैंने डिफॉल्ट में पेंडिंग, कि जैसे कोई ऑर्डर इंसर्ट हो, भाई आपको है ना ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है तो उसको पेंडिंग स्टेट में डालेंगे। तो मैं इसको एक बार क्रिएट करता हूँ, देखो हमारी टेबल क्रिएट हो गई सक्सेसफुली, ठीक है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ।
और भाई मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, माइंड मत करना, ठीक है। टेबल इंस्पेक्टर में हम जाके देख सकते हैं कि कॉलम्स हमारे क्या क्या लगे हैं। देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है इसमें, करेंट डेट, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, पेंडिंग। अब इससे क्या होगा मैं बताऊँ, देखो कि आपने क्या करा, आपने एक इंसर्ट ऑपरेशन लिया इसका। भाई अभी माइंड मत करना, अगली वीडियो में इंसर्ट वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका ऑर्डर आईडी दी 000101, ठीक है, 101 ऑर्डर है। मैंने डिफ़ॉल्ट डेट भी नहीं दी, मैंने स्टेटस भी नहीं दिया, मैंने केवल ऑर्डर आईडी दे दी, ठीक है। मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ इनको। तो देखो, इससे क्या होगा कि आप देखो इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं से भी। तो आप देख सकते हो 101 आज की डेट आ गई 2 फरवरी और स्टेटस आ गया पेंडिंग। इस तरीके से, और डिफ़ॉल्ट आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो कॉलम, ठीक है, कि कितने भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप डाल सकते हो, लेकिन हाँ, कुछ तो यूज़र को दोगे ना एंटर करने के लिए, ठीक है। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके चल सकते हो आप कि जैसे किसी ने फॉर्म सबमिट किया, तो करंट डेट आपने ले ली, ठीक है, करंट टाइम आपने ले लिया, और कोई भी फॉर्म का स्टेटस है कि भाई अभी इस पे बंदे पे लीड पे काम नहीं किया है, तो उसका पेंडिंग स्टेटस रख दिया। तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट थिंग, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चेक हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्स पे। यार देखो, इंडेक्स के लिए पूरी सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ मैं, और बनाऊँगा ऑफ कोर्स, वो एक थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक है। बट इंडेक्स का अभी बेसिक मतलब समझ लो। इंडेक्स इज़ यूज्ड फॉर फास्टन और ऑप्टिमाइज़ योर एसक्यूएल क्वेरीज़। देखो क्या होता है कि आपके पास एक 1 मिलियन, 10 मिलियन के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? आप उसमें राकेश नाम से एक बंदा ढूँढ रहे हो। अब क्या होगा भाई, वो पूरा डेटाबेस सर्च करेगा, ऑफ कोर्स। ऐसा तो नहीं है कि डेटाबेस में कहीं पर्टिकुलर इंडेक्स बनी हुई है या पर्टिकुलर पेज बना हुआ है जिसमें राकेश नाम से भी लोग होंगे। जैसे राकेश मतलब आर, और आर मतलब लास्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो जल्दी होगा, ठीक है, अगर हम इस सर्च में जाएँ एल्गोरिथम्स में। तो इंडेक्स वही काम करती है कि आपको वो डिक्शनरी की तरह सर्च करके देगा, ठीक है? तो इंडेक्स अभी मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इंडेक्स एक नेक्स्ट वीडियो पूरी सेपरेट बनाऊँगा, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है? तो क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस वेरी क्विकली, ठीक है? तो जिससे आप इंडेक्स बना सकते हो, इसके लिए मैं पूरा डेटा सबमिट करूँगा एंड देन हम इंडेक्स पे काम करें, ठीक है? नेक्स्ट है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट अलाउज अ यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड ऑटोमैटिकली व्हाइल अ न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू टेबल। अभी हम जो इतने दिन से मतलब लास्ट हम लेक्चर से हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर आईडी वगैरह, या फिर ऑर्डर आईडी चलो अलग यूनिक चीज़ है। अगर मैं एक एम्प्लॉइज़ की बात करूँ, तो हम आईडी वगैरह डिफाइन कर रहे थे। व्हाट इफ ये ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट हो जाए, आपको ऐड ही नहीं करनी पड़े, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। इट्स नॉट अ कंस्ट्रेंट, बट इट्स अ फीचर, ठीक है? तो मैं अगर एक पर्सन्स नाम से मैं टेबल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल दिया है उसको, और प्राइमरी की भी दे सकते हो, और मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है, ओके? ज़रूरी नहीं है प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट हो, बट हाँ, देखो फिर मैंने इसको प्राइमरी की पर्सन में प्राइमरी की, एंड देन मैंने इसको प्राइमरी की पर्सन आईडी में डिफाइन कर दिया है, ओके? देखो ये क्रिएट हो गई टेबल। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखो पर्सन्स नाम से आ जाएगी टेबल। आज हमने टेबल काफ़ी क्रिएट कर ली वैसे, ठीक है? तो मैं इंसर्ट स्टेटमेंट में जाऊँगा। अब देखो मेरे भाई, इंसर्ट स्टेटमेंट में गया, अब यहाँ पे मैंने पर्सन आईडी ली, पर्सन आईडी मैंने डिफाइन ही नहीं की, ठीक है? किया डाल देता हूँ मैं यहाँ से, कॉलम भी उड़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैंने इसका क्या करा, तो अब मैं इसको इंसर्ट करूँगा एक बार, तो देखो इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। अब ऑटोमेटिक आईडी मेरी क्या जनरेट हुई होगी, गैस गैस 5 सेकंड 1 जनरेट हुई होगी यार, ऑफ कोर्स, ठीक है? अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे आयुषी ऐड कर दिया नाम, ठीक है? एज ऐड कर दी। अब मैं इसको दोबारा इंसर्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो देखो 2 नाम ऐड हो गए और ऑटोमेटिकली आईडी सेकंड जनरेट हो गई। दिस इज़ अ ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट, भूलना मत याद से, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में, ठीक है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट जो होते हैं दिनों से करने में लगे हुए थे, ठीक है? तो गाइस ये तो हो गया आपका, ठीक है? कंस्ट्रेंट्स आपको समझ में आ गए, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये मैंने पीपीटी शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ कमेंट करो, विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। एंड एसक्यूएल की सीरीज़ में कोई भी इश्यू आ रहा हो तो भाई मुझे ज़रूर बताना, मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, ठीक है? एंड यहाँ पे देखो यार, मैंने कुछ बना रखा है आपके लिए, ये एक मतलब अपनी वेबसाइट है, ठीक है? अपने चैनल की वेबसाइट है। तो अगर आपको इसमें कोर्सेज़ देखने हैं कि कोर्सेज़ कौन-कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे कोर्सेज़ पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे रिएक्ट का कोर्स है, एसक्यूएल का कोर्स हमारा चल रहा है, एचटीएमएल का कोर्स है, ठीक है? और अभी मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप इस पर जाके मेंटरशिप पे क्लिक करोगे, 1 टू 1 मेंटरशिप, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, ठीक है? तो अगर करियर गाइडेंस, रिज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यू अगर आपको देना है, ठीक है? और कोई बेसिक चिट-चैट करनी है उसके लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन, लिंक्डइन नौकरी रिव्यूज़, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे जाके भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? इमीडिएट सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तो फिर अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो है ही अब अपन अवेलेबल, ठीक है? ओके देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट इज़ डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। डीडीएल हमारा आज कंप्लीट हो गया।
गंगा नहाओ, माँ को बुआओ, ठीक है? सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।